ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था दैट वाज आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। व्हाट वाज आयनाइजेशन एंथैल्पी? इट वाज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड outermost valence shell electrons from an isolated gaseous atom so as to convert them into a gaseous cation with stable noble gas electronic configuration। सीधे सा अगर आपको बताया जाए तो ये है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए किसी एटम से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना हमने? आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से। और अगर एक एक करके एक के बाद 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो उसके लिए हम टर्म्स यूज़ कर लेते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है वो है 737.8 और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी है वो 1451.0। इसी तरह से दीज आर द एंथैल्पीज और आयनाइजेशन एनर्जीज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन 1 by 1। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज का मैग्नीट्यूड है इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे। और उसका रीज़न क्या है? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाएंगे उसी तरह से जो न्यूक्लियर चार्ज है पर इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज करता जाएगा। सो दैट्स वाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज, जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो इंक्रीज करती हैं। ओके, तो इसी का अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एंड दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट आर द फैक्टर्स जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? तो जो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास इट इज़ साइज, एटॉमिक साइज। 5 फैक्टर्स हमने स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। बहुत बार इसके बारे में बात हो चुकी है और एटॉमिक साइज में इट इज़ क्लियर कि अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होंगे, तो ओबियसली उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा और उसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा। सो इन जनरल स्मॉलर the atomic size, more is the magnitude of ionization enthalpy. Magnitude of ionization enthalpy. This is because smaller the size, closer are the valence shell electrons to the nucleus. These are strongly attracted by the nucleus. Hence more ionization enthalpy is रिक्वायर्ड। सो ये था फर्स्ट फैक्टर एटॉमिक साइज का। और जो सेकंड फैक्टर है, द सेकंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड फैक्टर इज न्यूक्लियर charge. So
अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तब भी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लगेगी एंड हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इन दीज केसेस. सो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज़ द अट्रैक्शन, या फिर इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, स्ट्रॉन्गर आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन positively charged nucleus and negatively charged electrons present in the valence shell. Hence, higher the nuclear charge, शॉर्ट में लिखा हूँ, more is the ionization enthalpy. So ये सेकंड फैक्टर था. Now the third factor is electronic configuration. So this is the third factor, electronic कॉन्फ़िगरेशन. सो एक पॉइंट आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसी से रिलेटेड है ये. जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम स्पीशीज़ which have stable electronic configuration. High ionization enthalpies are required. High ionization enthalpies are required for such species. अब what is the order of stability, उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. fully filled configuration ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है. अब फुली फिल्ड क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी S2, it can be P6, it can be D10 और it can be F14. यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. इसके बाद थोड़े कम स्टेबल कौन से होते हैं? दे आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस. और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कौन कौन से हैं? इट कैन बी S1, P3, D5 एंड F14. और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन से हैं? विच आर पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस. सॉरी. सो यहीं से एक क्वेश्चन आता है एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन इज compare the first ionization enthalpies. मतलब पहली मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. इसका सिंबल आपको मैंने पहले भी बताया था, ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन तीन एलिमेंट्स के लिए हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कंपेयर करनी है. सो अगर कन्फिगरेशन देखा जाए तो क्या है? कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है. तो कन्फिगरेशन कार्बन का क्या आएगा?
आउटर मोस्ट में लिख रहा हूँ सिर्फ, इट इज़ 2s2 2p2, यहाँ पे है 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन इज 2s2 2p4 2s2 2p4। जो एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन है, एक्सपेक्टेड भी मैं पे लिख देता हूँ, एक्सपेक्टेड ऑर्डर नॉट कन्फिग्रेशन, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज कार्बन की कम होगी, नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा, ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा। तो ये किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज, क्योंकि ऑन मूविंग अलॉन्ग ए पीरियड साइज डिक्रीज करता है, तो ऑक्सीजन का साइज सबसे कम है। तो ये एक्सपेक्टेड था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। द ऑर्डर इज, ये है द एक्चुअल ऑर्डर, द एक्चुअल ऑर्डर ये है, मीन्स नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है फर्स्ट, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, this can be explained on the basis of exactly half-filled electronic configuration of नाइट्रोजन। कितना है नाइट्रोजन का? 2p3 आपने देखा। सो 2p3 क्या है? एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। कैसे बनता है 2p3? आपको पता है पी सब शेल में देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, सो वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक एक करके हम इनको फिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली हाफ फील्ड। तो ये हाफ फील्ड एग्जैक्टली 1 2 3। और दिस कन्फिगरेशन मोर स्टेबल, जैसे ऊपर बताया, एज कम्पेयर टू दिस इज मोर स्टेबल, this configuration is more stable as compared to 2p2 and 2p4 configurations of carbon and oxygen respectively. ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाइट्रोजन यहाँ पे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करेगा एज कम्पेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इट्स अ स्टेबल पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कार्बन का अगर चेक करें तो कार्बन का क्या बनेगा? पार्शली फिल्ड, ठीक है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ना ये फुली फिल्ड है ना ये पार्शली फिल्ड है। ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें क्या होगा? देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी पार्शली फिल्ड है। सो बोथ दीज कन्फिगरेशंस आर पार्शली फिल्ड एंड अनस्टेबल, they are partially filled and unstable, so it is very easy to remove electrons from these species. इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एंड उसमें भी सेम इसी तरह से आएगा क्वेश्चन। कंपेयर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट, तो 1 मैंने कर दिया यहाँ पे, बेरिलियम एंड बोरोन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और बोरोन का है 5। सो ये पीरियड में लिखे हुए एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम एंड बोरोन। तो ये है आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए क्वेश्चन, बेरिलियम और बोरोन का। तो यहाँ पे भी मैं दोनों के कन्फिगरेशंस आपके सामने लिख रहा हूँ। यू विल सी हियर एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज़ 4, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज़ 4। तो इसका कन्फिगरेशन है 1s2 2s2, ठीक है। तो ये आया 1s और ये आया, ये भी सेम ही होगा, 2s। सो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो ये 2s है, ये 1s है, एंड दिस इज फुल्ली फिल्ड, हैंस इट इज स्टेबल, हैंस इट इज स्टेबल। जहाँ तक बात करें बोरोन की, एटॉमिक नंबर इज़ 5, इट्स कन्फिगरेशन इज़
1s2 2s2 2p1, तो ये 1s आ गया, ये 2s आ गया और ये आया 2p, और 2p में दे रहा 3 सब शेल, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये 2p है, ये 2s है और ये 1s है, और ये जो कन्फिगरेशन इट इज़ पार्शियली फिल्ड, और क्या है ये, इट इज़ अनस्टेबल। सो कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी होगा, बोरोन से। द ऑर्डर ऑफ IE1 इज, बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, बेरिलियम की ज़्यादा है, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ, याद रखना बोरोन का साइज़ बड़ा है, छोटा है, सॉरी, बोरोन का साइज़ छोटा होने के बाद भी इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है बेरिलियम से, और रीज़न आपको मैंने बता दिया, बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो हमने 3 फैक्टर्स अब तक स्टडी किए। फर्स्ट वाज एटॉमिक साइज, सेकंड वाज न्यूक्लियर चार्ज एंड थर्ड वाज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने 2 क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस किए। अब जो 4th फैक्टर हमारे पास आता है, फैक्टर नंबर 4, वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट। नाउ व्हाट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट? पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है कोई इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियस की तरफ को ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। और ये पेनिट्रेशन इफेक्ट डिपेंड करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ, it depends upon the shape of atomic orbitals in which the electrons are present, okay, and the order of पेनिट्रेशन इफेक्ट इज, ये याद रखना आपने, और इनकी शेप्स मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपको करवा दी हैं। एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, पी का उससे कम है, डी का उससे कम है और एफ का सबसे कम है। और ये जो ऑर्डर है ये एक्सप्लेन किया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, बिकॉज, चलो आई एम राइटिंग हियर, द ऑर्डर इज एक्सप्लेन्ड on the basis of shapes of these orbitals. Since s orbitals are spherical, हमने स्टडी कर लिया है ये टॉपिक, सबसे पहला जो वीडियो लेक्चर था आपको इसी का दिया था। s orbitals are spherical, they experience more nuclear charge, than p, d and f orbitals. Therefore it is very difficult to remove electrons from s orbitals, that is ionization enthalpies are higher या more for s orbitals than other, ओके। सो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे 4s है, 4p में भी इलेक्ट्रॉन है, 4d में भी इलेक्ट्रॉन है, 4f में भी इलेक्ट्रॉन है,
तो जो ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे ज़्यादा कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने डिफ़िकल्ट होंगे, एस में से, तो ऑर्डर ऑफ ये आएगा 4s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। सिमिलरली 3s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू 3p एंड एज़ कम्पेयर टू 3d। 3f नहीं होता, वो हम पढ़ चुके हैं। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, शेप्स, वी हैव स्टडीड द शेप्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो। इफ़ यू वांट दैट वीडियो आई विल सेंड द लिंक अगेन इन द ग्रुप्स, सो प्लीज़ इन्फॉर्म मी। तो ये था फोर्थ फैक्टर। पेनिट्रेशन होता है अंदर पेनिट्रेट कितना कर गया, जैसे तीर है, ठीक है, किसी के अंदर कितना ज़्यादा चला गया, जितना ज़्यादा अंदर जाएगा उसको बाहर खींचना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जो सरफेस के ऊपर ही पड़ा हुआ उसको हम बड़े आराम से खींच सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लोज हैं न्यूक्लियस के एंड इट नीड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दोज इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिटल्स में वो प्रेजेंट है, इफ़ देयर हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन इफेक्ट। ओके, तो जो फिफ्थ फैक्टर है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ अब, एंड दैट इज़ शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। फिफ्थ फैक्टर इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट और screening effect. It is very important and is a little bit difficult to understand, but I will try to explain it to you in a very easier way. तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन इसकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो एक्सप्लेनेशन क्या है, एक सीधा सा रीज़न आपको दे रहा हूँ। एज द शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड आप अच्छी तरह से जानते हो क्या होती है, स्क्रीन भी आप अच्छी तरह से जानते हो। एज द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, और ये किनका पढ़ेंगे हम, ये याद रखना है, ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए सिंबल मैंने आपको ये भी बताया, और आयनाइजेशन एंथैल्पी ये भी है, कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ही आइडिया दूंगा, ज़्यादा नहीं। सो आई थिंक देयर इज स्टिल टाइम, सो आई कैन गो थ्रू दिस वन। ओके, नाउ होता क्या है शील्डिंग इफेक्ट। सो थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है वीडियो को। सो बट शील्डिंग इफेक्ट मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देन आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू। मान लो ये मेरे पास एक टेबल का सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ ए टेबल, ठीक है, और ये है उसकी नीचे मैंने यहाँ पे लगा दिया है एक मैग्नेट। नीचे इस टेबल के मैंने लगाया है एक मैग्नेट, लेट दिस इज अ मैग्नेट, ठीक है, और ऊपर मैंने यहाँ पे रख दी है एक नेल, यहाँ पे एक नेल रख दी है, एज्यूम ये नेल है, लेट मी ड्रॉ इट इन डिफरेंट कलर। ये इसके ऊपर एक नेल रखी हुई है, लेट दिस इज द नेल यहाँ पे। ओके, तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा मार्क्स लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या है ये, लेट दिस इज मैग्नेट, ये क्या एज्यूम किया हमने, ये क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, और ये क्या है, ये है वी कैन एज्यूम इट इज़ अ वुडन शीट, वुडन ब्लॉक कर लो, ठीक है, और ये जो ऊपर इसके ऊपर पड़ा है ये मान लो हमने एक आयरन नेल चूज़ किया है, दिस इज आयरन नेल। यहाँ समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं। अब सेम सेटअप है मेरे पास, बट फ़र्क क्या है, सेम सेटअप आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं, बट बीच में से मैं वुडन ब्लॉक की जगह पे कुछ और यूज़ करूँगा, और वो वुडन ब्लॉक की जगह मैं लेट आई चूज़
वुडन ब्लॉक नहीं लिया, अब मैंने मान लो अच्छा वुडन ब्लॉक इसको थोड़ा सा थिक भी किया जा सकता है, जस्ट वेट, थिकनेस के लिए मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ इसकी थिकनेस जो है। तो ये वुडन ब्लॉक था, ये थिकनेस के लिए मैंने इसको थोड़ा सा थिक कर दिया, ओके। और दूसरी तरफ जो सेकंड एग्जांपल है उसमें वुडन ब्लॉक नहीं है, वी आर सिंपली अ न्यूज़पेपर, सिंपली ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप जानते हो बड़ा पतला होता है, सो दिस इज़ न्यूज़पेपर। मैंने न्यूज़पेपर के नीचे नेल रखी, के ऊपर नेल रखी और नीचे रखा मैग्नेट। सो यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट इन दिस केस द नेल will be attracted, the nail will be attracted more strongly by the magnet, okay, and is difficult टू पिकअप, उसको उठाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट इन दिस केस जहाँ पे वुडन ब्लॉक था 3 सेंटीमीटर मोटा वुडन ब्लॉक था, तो यहाँ पे द नेल इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ठीक है। हेंस nail can be easily picked up या easily removed या can be easily picked up, ठीक है। सो यहाँ पे जो शील्ड थी, दिस इज़ द शील्ड, नो वुडन ब्लॉक। तो इस केस में जो आपको बताया वुडन ब्लॉक क्या है, वुडन ब्लॉक क्या कर रहा है यहाँ पे इस केस में, वुडन ब्लॉक इज एक्टिंग एज शील्ड, ठीक है। और जो मैग्नेट है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज, और जो नेल है उसको क्या करेंगे कंसीडर, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेम इन दिस केस यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है वो शील्ड है, न्यूज़पेपर कौन सा है, शील्ड का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे वुडन ब्लॉक है, वो शील्ड का रोल प्ले कर रही है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई, एज द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, तो यहाँ से नेल को रिमूव करना ईजी होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि अब शील्ड क्या है, वीक थी, तो नेल को रिमूव करना ईजी नहीं होगा, बिकॉज नेल विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगी इस केस में, तो नेल को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। इसी को हम कॉरिलेट करेंगे अब हमारे एटम के स्ट्रक्चर के साथ, फिर वहाँ पे इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा।